बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी एंड एनालाइट कंसंट्रेशन। अब बारी बारी हम लोग देखते हैं कि फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी क्या होती है एंड एनालाइट कंसंट्रेशन क्या होती है। सबसे पहले अगर हम लोग फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी की बात करें, इट इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस। ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग देखते हैं कि कितनी लाइट इमिट हुई है। ये देखें, ये हम लोग देखते हैं कि कितनी लाइट इमिट हुई है। इट हैज़ बिन अब्जॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस। जब कोई भी सब्सटेंस कोई भी रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है तो इसका मतलब है कि वो एक्साइटेशन स्टेट में चला गया है। एक्साइटेशन स्टेट में जाने के बाद आटम्स ने डी एक्साइटेशन स्टेट में भी आना है। जब डी एक्साइटेशन स्टेट में आएगा तो वो रेडिएशंस को इमिट करेगा। जब इमिट करेगा तो वो हमारे पास है फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी ये हमारे पास इंडिकेट करती है हाउ मच लाइट इज़ अब्जॉर्ब्ड इमिट, कितनी लाइट हमारे पास इमिट हुई है, ये हमारे पास ये इंडिकेट करती है। इट इज़ अ एक्सटेंट ऑफ एमिशन, ये एमिशन एक्सटेंट है एंड इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्साइटेड फ्लोरोफोर। ये हमारे पास एक एक्साइटेशन एक्सटेंट है जिसमें हम लोग देखते हैं कि कंसंट्रेशन कितनी है, कितनी भी एक्साइटेड एनालाइट की। इसके बाद अगर हम लोग, ये हमारे पास था फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। इसके बाद हमारे पास आता है एनालाइट कंसंट्रेशन। एनालाइट कंसंट्रेशन क्या है? कोई एनालाइट कंसंट्रेशन हम लोग देते हैं, कोई भी हम लोग जब लोग सोल्यूशन कोई भी किसी भी स्पेसिमेन की कंसंट्रेशन देख रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एनालाइज में किसी भी एनालाइट की कंसंट्रेशन, अ मटेरियल और सब्सटेंस द प्रेजेंस और कंसंट्रेशन ऑफ विच इन अ स्पेसिमेन इज डिटरमाइंड बाय एनालिसिस। कोई भी एनालिसिस करके हम लोग जब एनालाइट की कंसंट्रेशन को मालूम करते हैं तो वो हमारे पास एनालाइट कंसंट्रेशन होता है। इसके बाद इसके हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दो मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं फ्लोरेसेंस इमिशन में। फ्लोरेसेंस इमिशन में हमारे पास दो मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहले में क्या होता है? पहले में हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है ऑफ रेडिएशन टू जनरेट एक्साइटेड आटम्स। ये हम लोग पीछे भी पढ़ा है कि जब भी कोई भी आटम्स एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशंस को तो हमारे पास एक्साइटेशन होती है। जब दूसरा है हमारे पास डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन होती है आटम्स की बाय इमिशन ऑफ रेडिएशंस। जब भी कोई भी रेडिएशंस इमिट होती हैं, जब डी एक्साइटेशन होती है तो रेडिएशंस इमिट होती हैं। जब रेडिएशंस इमिट होती हैं तो वो हमारे पास डी एक्साइटेशन हो रही होती है और यहाँ पे हमें डी एक्साइटेशन से ही कंसर्न है। इंटेंसिटी कब होगी? इंटेंसिटी तब होगी जब डी एक्साइटेशन होगी। बियर्स लॉ हमें क्या कह रहा था? बियर्स लॉ स्टेट दैट द एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ। बियर्स लॉ हमें कह रहा है तो जो एब्जॉर्प्शन होती है वो पाथ लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, जितनी ज़्यादा पाथ लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। और एब्जॉर्प्शन पाथ लेंथ के अलावा कंसंट्रेशन भी हमारे पास है। कंसंट्रेशन भी एब्जॉर्बेंस की देखता है। ये देखें कंसंट्रेशन। बियर्स लॉ हमारे पास क्या था? बियर्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इट इज स्टेट दैट द एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ एंड द एनालाइट कंसंट्रेशन, सैम्पल कंसंट्रेशन। जितना हमारे पास कंसंट्रेशन होगा, जितना पाथ लेंथ होगी, उतनी हमारे पास एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी। और जब एब्जॉर्बेंस ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि उतने ही आटम इमिट होंगे और जितने ही ज़्यादा आटम इमिट होंगे तो इसका मतलब है उतनी ही डी एक्साइटेशन होगी और इमिशन होगी। अगर हम इसका रिलेशंस को देखें, ये देखें हमारे पास ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हमारे पास ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू बी और सी के। जब इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग ख़त्म करते हैं तो ये हमें देता है ए बी और सी। ये हमारे पास ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, बी और सी हमारे पास कंसंट्रेशंस हो गई। ये था हमारे पास बियर्स लॉ। इसके बाद बियर्स लॉ इसमें फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी और एनालाइट कंसंट्रेशन के रिलेशन में क्या कह रहा था? बियर्स लॉ हमें कहता है कि व्हेन अ रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी पी नॉट is passed through an analyte of concentration C mole per cubic decimeter taken in a cell of thickness P सेंटीमीटर। ये हमें कह रहा है कि जब हम किसी भी रेडिएशंस को, कोई भी रेडिएशंस है उनकी इंटेंसिटी को पास आउट करवाते हैं किसी भी एनालाइट कंसंट्रेशन से। यहाँ पे एनालाइट कंसंट्रेशन को उन्होंने जाहिर किया हुआ है, यहाँ से ये देखें
इसका यूनिट लिखा हुआ है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। एनालाइट कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर होता है। और उसने कहा है कि जब हम किसी भी रेडिएशन की इंटेंसिटी को गुजारते हैं एनालाइट कंसंट्रेशन में से, उसकी थिकनेस, सेल की थिकनेस में एनालाइट कंसंट्रेशन है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा एनालाइट कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा एनालाइट कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी। इसके बाद अगर हम इसके डेरिवेशन देखें, बियर्स-लैम्बर्ट लॉ की डेरिवेशन देखें, तो डेरिवेशन में क्या कहता है, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन बाय एन एनालाइट इज इंटेंसिटी। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी एनालाइट है वो हमारे पास उसकी ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी किस तरह से आती है। ये देखिए, ये हमारे पास पूरी टोटल इंटेंसिटी है, ये पी हमारे पास टोटल इंटेंसिटी है। ये इक्वल होती है पी नोट ई माइनस ई सी बी अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। ये हमारे पास 1 माइनस ई सी बी के इक्वल होती है। इसके बाद द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस, सबसे अहम बात ये वाली है, द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस पी एफ, ये फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी है, ये हमारे पास है प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल होती है किसकी, क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन इज अब्जॉर्ब्ड। ये ही हमारा मेन थीम है उसका, बियर्स-लैम्बर्ट लॉ का, कि जितनी रेडिएशंस वो अब्जॉर्ब करता है उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। पी एफ हमारे पास है प्रोपोर्शनैलिटी, ये हमारे पास पी एफ इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, पी अब्जॉर्बेंस के। पी एफ हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस, और पी अब्जॉर्प्शन हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएंट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड। और इसकी ये देखें एंड पे हमारी तमाम डेरिवेशंस करके हमारे पास ये वाला आंसर आया। ये थी इसकी बियर्स-लैम्बर्ट लॉ की डेरिवेशन, जो कि फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को ज़ाहिर कर रही थी एनालाइट कंसंट्रेशन में। फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी और एनालाइट कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन होता है, ये हमें यहाँ से कंक्लूजन ये मिली है कि द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस कंसंट्रेशन। जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होती है वो एनालाइट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एनालाइट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके बाद है हमारे पास, हम लोग देख लेते हैं ग्राफिकली, इस चीज़ को देख लेते हैं ग्राफिकली। हम लोग देखते हैं इज ड्रॉन, ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं किसमें, लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के दरमियान, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी के दरमियान और किसके दरमियान, और एनालाइट कंसंट्रेशन के दरमियान। फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी और एनालाइट कंसंट्रेशन के दरमियान जब हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, वो कैलिब्रेशन कर्व हमारे पास आ जाती हैं। यहाँ से हम लोग फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें, अगला हम लोग ग्राफ देखें, वो कंसंट्रेशन और इंटेंसिटी के दरमियान है। ये देखें हमारे पास ग्राफ, बस कैलिब्रेशन कर्व आई है। टिपिकली कैलिब्रेशन कर्व फॉर एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर डिटर्मिनेशन। इस कैलिब्रेशन कर्व से हम लोग एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फॉर लो कंसंट्रेशन, ये हमारे पास कैलिब्रेशन कर्व फॉर लो कंसंट्रेशन थी। ये भी हाउएवर इट इज़ वैलिड ओनली लो कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट। ये हमारे पास फॉर लो कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट है, जब एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन लो होगी। मसलन क्या कह रहा है, दैट इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड द फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। जब लीनियर रिलेशनशिप करेंगे ग्राफिकली, जो कि हम लोग पीछे देखा है, तो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी एक्सटेंड ओवर 3 to 5 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। जब उसकी एनालाइट की कंसंट्रेशन ही लो होगी तो वो 3 to 5 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड में जाएगा, और 3 to 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में जब लीनियर रिलेशन चला जाए तो इसका मतलब है कि एनालाइट की कंसंट्रेशन लो है। लो एनालाइट की कंसंट्रेशन के लिए ये होता है। हाई कंसंट्रेशन में क्या होगा, व्हेन फ्लोरेसेंस इमिशन इज़ हाई पार्ट ऑफ इमिटिंग लाइट विल बी अब्जॉर्ब। जब हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी तो फ्लोरेसेंस इमिशन, जितनी एमिशन होगी, जितने वो आटम्स को इमिट करेगा, लाइट को इमिट करेगा, तो वो उनके अपने ही आटम जो ग्राउंड स्टेट में होंगे वो उसको अब्जॉर्ब करे जाएंगे। जब वो खुद ही अब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये उसका सेल्फ एब्जॉर्प्शन होगी। ये एक डिफेक्ट भी है इसका, ये उसको इन्फ्लुएंस भी कर रही है, उसकी इंटेंसिटी को इन्फ्लुएंस भी कर रही है। ये हमारे पास सेल्फ एब्जॉर्प्शन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस इमिशन बाय थ्योरेटिकली एनालाइज। अगर हम फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को, कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो
इफ़ेक्ट करते हैं, ये हमने थ्योरेटिकली एनालाइज किया तो हमारे पास मेनली 3 फैक्टर्स आए हैं। अब्जॉर्प्शन एबिलिटी ऑफ एक्साइटेशन फोटोन्स, जो एक्साइटेशन फोटोन्स की एब्जॉर्प्शन एबिलिटी है, इसका मतलब कौन सी, सेल्फ एब्जॉर्बेंस। ये हम जब उसके अपने ही आटम उसको अब्जॉर्ब करे जाएंगे रेडिएशंस को जो कि इमिट हो रही हैं, तो ये उसकी इंटेंसिटी को इफ़ेक्ट कर रही है। इसके बाद है हमारे पास फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड्स, ये भी फ्लोरेसेंस को इफ़ेक्ट कर, इंटेंसिटी को इफ़ेक्ट करती है। इसके बाद फ्लोरेसेंस क्विंचिंग आ जाता है। ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जो कि फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद आ जाता है, सबसे पहले हम लोग सेल्फ एब्जॉर्बेंस को देखें, ये किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, इसका क्या इलाज है, किस तरह से हम लोग कम कर सकते हैं। इट विल लोअर द, ये किस तरह से इफेक्ट करता है, इट विल लोअर द इंटेंसिटी ऑफ इमिटिंग रेडिएशन, ये लोअर कर देता है, रेडिएशन इमिट हो रही होती है उसकी इंटेंसिटी को लोअर कर देता है। एंड द प्रोपोर्शनैलिटी इज़ लॉस्ट, और उसकी प्रोपोर्शनैलिटी लॉस्ट हो जाती है, इंटेंसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी लॉस्ट हो जाती है। फर्दर द एफिशिएंसी ऑफ द फ्लोरेसेंस एमिशन इज़ लोअर्ड। पहला फैक्टर इसकी उसकी प्रोपोर्शनैलिटी लॉस्ट हो जाती है, पहला फैक्टर हो गया। और दूसरा है कि फ्लोरेसेंस एमिशन इज़ लोअर्ड, एफिशिएंसी उसकी लो हो जाती है। इन द एक्साइटेड स्टेट लूज एनर्जी बाय रेडिएशन पास, और अपनी एनर्जी वो लूज़ कर देते हैं। मतलब अगर एग्जांपल नहीं, एनर्जी कैसे लूज़ करते हैं, बाय कोलिजन विद अदर आटम्स, जो वो दूसरे आटम्स के साथ कोलिजन करेंगे, जब वो एक्साइट हो रहे होते हैं, एक्साइट नहीं सॉरी डी एक्साइट हो रहे होते हैं, तो जब आते हुए दूसरे आटम्स के साथ, अपने ग्राउंड स्टेट वाले आटम्स के साथ एक्साइट करेंगे, तो क्लाइड करेंगे, तो उनको भी एक्साइट कर देंगे। इस तरह से उनकी अपनी एनर्जी लॉस हो जाएगी। इस ट्रांसफर टू द वाइब्रेशनल लेवल टू दीज आटम, उन आटम्स को वाइब्रेशन करते हुए, उन आटम्स को एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचाते हुए वो एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो इस तरह से ये सेल्फ एब्जॉर्बेंस भी इंटेंसिटी को इन्फ्लुएंस करती है। इसके बाद हमारे पास फ्लोरेसेंट क्विंचिंग आ जाता है, डीएक्टिवेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट का डीएक्टिवेट हो जाना है, इसको हम लोग क्विंचिंग कहते हैं। ये देखें, डीएक्टिवेशन ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड क्विंचिंग, इसको हम क्विंचिंग कहते हैं। द प्रोपोर्शनल ऑफ डीएक्टिवेशन बाय क्विंचिंग, उनका एक जो प्रोपोर्शनल, जो पीछे प्रोपोर्शनल इफेक्ट हुआ था, क्विंचिंग मैकेनिज्म कैन बी डिक्रीज, उसको हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं, उस इफेक्ट को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। ये किस तरह कर सकते हैं, बाय सराउंडिंग द एटमाइजेशन फ्लेम्स, ऑटोमाइजेशन फ्लेम्स को सराउंड करके, इसके ज़रिए हम लोग ऑटोमाइजेशन फ्लेम्स लगा देते हैं। ऑटोमाइजेशन फ्लेम कौन से, जैसे नोबल गैस हम लोग यूज़ कर लेते हैं, उसमें आर्गोन आ जाता है। और बाय यूजिंग नो फ्लेम मेथड टू कन्वर्ट स्मॉल इनटू आटम्स, उन्होंने कहा है कि जब हम यहाँ पे हम लोग नो फ्लेम मेथड, कोई भी फ्लेम मेथड यूज़ नहीं करेंगे जिससे आटम के मोल एक्साइट हो जाए। ये हमारे पास इसका ये उसका सेल्फ एब्जॉर्बेंस का और क्विंचिंग का हमारे पास ये इलाज है। इस तरह से हम इनको ओवरकम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इनका कंक्लूजन देखें, इस इन्फ्लुएंसेस का कंक्लूजन देखें, तो फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल विद लार्ज ऑप्टिकल अब्जॉर्बेंस क्रॉस सेक्शन एंड हाई क्वांटम यील्ड कैन इफेक्टिवली ग्रंट, ये वही बता रहा है कि ये इफ़ेक्ट करेगी उसके फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को, उसकी इमिशन इंटेंसिटी को इफ़ेक्ट करेगी, ये उसकी इमिशन इंटेंसिटी को इफ़ेक्ट कर देगी, ये वाले जो फैक्टर्स हैं। And one can also avoid unnecessary fluorescence saturation if excitation intensity were determined in a reasonable range। उन्होंने कहा कि अगर हम इसको रीज़नेबल रेंज तक कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं, तो ये इस इन्फ्लुएंस से हम लोग गेट रिड कर सकते हैं। फर्दर मोर फ्लोरेसेंस क्विंचिंग एक्सपेरिमेंट वर स्टडीड इन, उन्होंने कहा है कि इसको हम लोगों ने स्टडी किया अल्ट्रा हाई वैक्यूम में, एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट में भी हमने इसको स्टडी किया है। लेकिन जहाँ तक हमने देखा है कि फ्लोरेसेंस क्विंचिंग इन अल्ट्रा हाई वैक्यूम वाज इम्पॉसिबल, उन्होंने कहा कि यहाँ पे गैर महसूस होती है, ये इतनी अफेक्ट नहीं करती। वाइल फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, उन्होंने कहा है कि अल्ट्रा हाई वैक्यूम में ये इतनी इफेक्ट नहीं करती, लेकिन एटमॉस्फेयर में ये डिक्रीज्ड होती है एक्सपोनेंशियली। ये था मेरा आज का लेक्चर। थैंक यू।